हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेक्सचर-ऑयलिंग थ्योरम का दूसरा भाग, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी कंट्री जो एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी, उसमें वो उस साधन का प्रयोग करेगा जिसका कि वो अबंडेंट फैक्टर है। अर्थात एक राष्ट्र उस वस्तु का निर्यात करेगा जिस वस्तु के उत्पादन में उस साधन का प्रयोग किया जाता है जो कि वहाँ पर बहुतायत में उपलब्ध है। ये हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर जो ग्राफ था उसके अंदर देखा। ये इस ग्राफ के अंदर गेन्स फ्रॉम ट्रेड वाले के अंदर, तो इसमें इंडिया जैसे कि लेबर अबंडेंट कंट्री है और फिनलैंड अगर कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तो K/L जो कि होम कंट्री होगा वो लेस देन होगा K/L F कंट्री से। अर्थात RW/F जो होम कंट्री है वो ग्रेटर देन होगा RW/F के फॉरेन कंट्री से। इंडिया एक्सपोर्ट्स लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, भारत के द्वारा श्रम गहन वस्तुओं यानी क्लॉथ का निर्यात किया जाएगा फिनलैंड को, और इंपोर्ट किया जाएगा फिनलैंड से जो है वो कागज़ का, कागज़ जो कि कैपिटल इंटेंसिव गुड है उसका वहाँ से जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा। अब साधन कीमत समानता, ऑटार्की है, फ्री ट्रेड है, यानी दोनों राष्ट्रों के बीच में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रशुल्क नहीं है और आवाजाही पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। और दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो समरूप है। रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फाइनल गुड्स बिकम आइडेंटिकल। रिलेटिव प्राइस ऑफ पेपर इंक्रीजेज, जब पेपर की कीमत में वृद्धि होती है तो जो रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ जो होगा वो डिक्रीज होगा फिनलैंड के अंदर। अर्थात फिनलैंड पेपर का उत्पादन ज़्यादा करेगा और इंडिया क्लॉथ का उत्पादन ज़्यादा करेगा, तो जो पेपर होगा वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, और डिमांड फॉर लेबर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। यानी फिनलैंड के अंदर वेजेज जो होगा वो कम होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ना प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैपिटल का उत्पादन, कैपिटल इंटेंसिव गुड का उत्पादन जो होगा वो ज़्यादा किया जाएगा, तो कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी और लेबर की डिमांड घटेगी। इसी प्रकार भारत के अंदर चूँकि लेबर की डिमांड बढ़ेगी और कैपिटल की डिमांड जो होगी वो गिर जाएगी, तो कैपिटल की डिमांड गिरेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा और वेजेज जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम होगा और उसमें जो फैक्टर प्राइसेस जो होंगी वो आपके आइडेंटिकल होने का प्रयास होगा। यानी जहाँ पर जिस साधन की बहुतायत है वहाँ पर उस साधन की डिमांड को बढ़ाया जाएगा और उसका जो होगा वो प्राइस बढ़ेगा। ये फिनलैंड और इंडिया के बीच में है। तो ये देखिए कि ये जो डिमांड था कैपिटल मार्केट में, ये डिमांड और ये इसकी सप्लाई है। चूँकि इसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेगा तो ये इसका डिमांड जो होगा वो बढ़ करके इतना हो जाएगा। और चाइना के अंदर जब ये इतना डिमांड है तो वो जो होगा वो बढ़ करके यहाँ पर कम हो करके यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो ये लेबर और कैपिटल के बीच में जो एडजस्टमेंट होगा वो हो जाएगा। ये देखिए ये बड़ा है यहाँ पे इसका, और ये यहाँ पर इसका जो हुआ है वो कम हुआ है, और ये यहाँ पर इसकी सप्लाई कम हुई है और ये यहाँ पर इसकी बड़ी है। अगला प्रमेय जो इसके अंदर आता है वो है स्टॉपर-सैमुअल्सन थ्योरम। ट्रेड अफेक्ट्स बोथ द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड प्राइसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी व्यापार के कारण
दोनों वस्तुओं की कीमतें और दोनों साधनों की कीमतें प्रभावित होती है। तो वो जो इम्पैक्ट होगा वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर होगा, रियल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसको वो प्रभावित करेगा। यानी फिनलैंड के अंदर मजदूरी गिरेगी और प्राइस ऑफ क्लॉथ भी डिक्रीज होगा, और जो कम पैसा जो होगा वो उसके ऊपर खर्च किया जाएगा कपड़े पर, और ये जो इफ़ेक्ट होगा वो डोमिनेट करने लग जाएगा। तो सैमुअलसन का प्रमेय ये कहता है कि रियल इनकम का जो ऑनर होगा वो फैक्टर का जो इंक्रीज होगा, ऑनर ऑफ अबंडेंट फैक्टर इंक्रीजेस, यानी जो बहुलता में उपलब्ध साधन जो है वो बढ़ता है, और रियल इनकम ऑफ ऑनर्स जो होगा वो स्केयर फैक्टर जो होगा वो डिक्रीज, यानी दुर्लभ साधन जो होगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अगर एक लेबर अबंडेंट कंट्री है और वहाँ पे फ्री ट्रेड है, तो वहाँ पे आर गिरेगा और डब्ल्यू बढ़ेगा, और कैपिटल और लेबर का रेशियो जो होगा वो बढ़ जाएगा, और लेबर प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, और रियल वेजेस जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। प्राइस इक्वलाइजेशन को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? इन रियलिटी मोस्ट ऑफ एजम्पशंस नीडेड फॉर प्राइस इक्वलाइजेशन डू नॉट होल्ड, यानी कीमतों में स्थिरता वाली जो मान्यता है वो कहीं पर भी सही नहीं मानी जा सकती है। उत्पादकता और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो भी इन्होंने नहीं ली है, सब्सिडी है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए थी। हालांकि ये मॉडल एक इम्पोर्टेंट इंसाइट प्रदान करता है, एक प्रवृत्ति देता है कि प्राइसों में जो है कीमतों में जो है वो इक्विलिब्रियम या इक्विटी हो सकती है। ट्रेड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर कैपिटल एंड labor flows. Suppose that there is no international trade of goods, but capital and labor are internationally perfectly mobile. Capital will then flow to the labor abundant country, and labor to capital abundant country will until the factor prices are equal in both countries. When all markets are perfectly competitive, this must imply equal commodity prices. Trade and factor mobility are perfect substitutes in Heckscher-Ohlin मॉडल। इस प्रकार से कुछ मान्यताएं जो होगी वो चेंज हो जाएगी। टू कंट्रीज, टू गुड्स एंड टू होमोजेनियस फैक्टर्स तो ठीक है, आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी हो जाएगा, डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा, डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज इन प्रोडक्शन हो जाएगा, फैक्टर परफेक्टली मोबाइल इनसाइड एंड ईच कंट्री एंड इमोबाइल बिटवीन द कंट्री हो जाएगा, आइडेंटिकल प्रेफरेंसेस अमॉन्ग एवरीवन हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल मार्केट्स, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो फैक्टर प्राइस मोबाइल इनसाइड ईच कंट्री ये जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर के मामले में भी हो सकता है। और स्पेसिफिक फैक्टर क्या है कि अगर लेबर मोबाइल है और कैपिटल इमोबाइल है तो ये इसका जो पीपीएफ जो होगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, और ये जो होगा वो अलग से डॉट डॉट लाइन वाला, अगर लेबर मोबाइल है तो उसका जो होगा वो अलग पॉइंट वही रह जाएगा, और चूँकि ये जो कैपिटल है उसका वो अलग पॉइंट हो जाएगा। स्पेसिफिक फैक्टर्स पीएफ विल लाई इनसाइड स्टैंडर्ड पीपीएफ एक्सेप्ट initial point A. Production after trade will take place in point C rather than in point B. Trade still leads to expansion of the industry that uses the abundant factor more intensively. Labor moves from production of Y to X and A to C. A natural way to think about this is to consider the specific factors PPF to represent short run and the standard PPF to represent long run implications. Trade and income distribution in the specific factor models assume that the relative price of good X
increases due to introduction of free trade. Owners of kx benefits, owners of ky lose, and ambiguous effect on mobile factor. Production of x, production of y, labor flows to production of good x. ये जो होगा आर एक्स और आर वाई, आर एक्स बढ़ेगा आर वाई घटेगा, तो के एक्स और एल एक्स जो होगा वो घट जाएगा और के वाई और एल वाई जो होगा वो बढ़ जाएगा। और इस कारण से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फॉर एक्स जो होगी वो घट जाएगी और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फॉर वाई जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब जो वेज और एक्स वस्तु की जो कीमत का अनुपात होगा वो घट जाएगा और वेज और वाई वस्तु की कीमत का अनुपात जो होगा वो बढ़ जाएगा। समरी ऑफ द हेक्चर ऑल-इन मॉडल। Difference in relative endowments of factors of production and comparative advantages. Trade leads to expansion of industry using intensively the abundant factor of production or changes in distribution of income. Is trade beneficial in the HO model? Who have seen that trade benefits some and hurts others? So do the gain outweigh the losses? To answer this question would require comparison of subjective welfares, and however we can ask, could those who gain compensate those who lose and still be better off? The answer is yes. Trade expands the economy's choice, hence in principle it is possible to redistribute income in such a way that everyone will gain. Of course, this is not to say that redistribution would actually happen. The presence of losers and winners in the real world is probably the most important reason why trade is not free. Okay, thank you.